एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री बुक का चैप्टर 2, जो कि चैप्टर का नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और रशियन के रिवॉल्यूशन के बारे में आज हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ये देखते हैं कि यूरोप की जो स्थिति थी वो चेंज कैसे हुई, वहाँ पे सोशलिज्म कैसे लाया गया और रशियन के लोग रिवॉल्यूशन करके अपने कंट्री को कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़े होंगे, चैप्टर 1 है ये, तो कुछ आइडिया होगी आपके पास। उसी तरह रशियन रिवॉल्यूशन भी है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या हुआ हमारे यूरोप में और रशियन में। तो फर्स्ट टॉपिक आपको दी गई है कि द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी जो सोसाइटी में जो चेंज आ रहा था उस पीरियड की बात इस टॉपिक में हम लोग करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बोला गया कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जब पढ़े थे तो हम लोगों के पास बहुत सारे आइडिया मिले होंगे। फ्रीडम को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर के हम लोगों के पास बहुत आइडिया आई होगी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्स। बोला जा रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हो रहा था, इससे क्या हुआ, सोसाइटी के स्ट्रक्चर ही बदल गए। आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि फ्रेंच के लोग खाने खाने के लिए मर रहे थे, पूरा सोसाइटी में एकदम गरीबी भर गई थी। लास्ट में क्या होता है कि सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाने का मतलब कि वहाँ के लोग भी, अब वो फ्रेंच भी स्मार्ट कंट्री बन गया है। एज यू हैव रीड, बिफोर द 18th century society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which control economy and social power। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग पढ़े हैं, एज यू हैव रीड, 18th century के पहले सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड हुआ करती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ये चैप्टर 1 की बात है, इसे ज़्यादा टफ मत समझिएगा। चैप्टर 1 की बात है कि फ्रेंच कंट्री की फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी। इन लोगों जैसे चर्च के हाथ में सारा इकोनॉमी था, पूरे फ्रेंच के इकोनॉमिक को कंट्रोल करने का जिम्मा चर्च वाले लोग लिए थे। सारे सोसाइटी के पावर भी चर्च के हाथ में थे। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है, इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस, ये सब धीरे धीरे चेंज होने लगता है। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controls social power began to be discussed। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर पूरे यूरोप, एशिया और बहुत सारे कंट्री में पड़ा। इन इंडिया में राजा राम मोहन रॉय Deroggio talked of the significance of the French Revolution and many others debate the idea of post-revolutionary Europe। राजा राम मोहन के रॉय के बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, सती प्रथा हटाने की कोशिश कर रहे थे, 6, 7, 8 में भी आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये होता है कि राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो, ये लोग भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत सारी आइडिया अडॉप्ट करते हैं और अपने कंट्री में फॉलो करना चाहते हैं। अपने कंट्री में नहीं, मतलब कि ये यूरोप को थोड़ा हेल्प करते हैं। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीसेप्ट दिस आइडिया ऑफ सोसाइटियल चेंज। अब कॉलोनी वर्ड क्या होता है, जैसे कि हम लोग भी किसी का गुलाम होना, कहने का मतलब कि अगर ये अमेरिका है तो अमेरिका के अंडर में जितने भी कंट्री हैं वो सब अमेरिका के क्या होंगे, कॉलोनी होंगे। ओके, रीसेप दिस आइडिया ऑफ सोसाइटियल चेंज, मतलब जैसे जैसे यूरोप ग्रो करता है किया, वैसे वैसे उसकी कॉलोनीज भी ग्रो करने लगे, उसके गुलाम कंट्री भी करने लगे, मतलब पूरा एकदम सोसाइटी ही चेंज हो गई। आगे है कि नो एवरीवन इन यूरोप
however wanted a complete transformation of society. बोला जा रहा है कि नो एवरीवन इन यूरोप, सब लोग नहीं चाहते थे यूरोप में कि यूरोप की जो सोसाइटी है वो चेंज हो. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Some are conservatives, other are liberal और radicals. देखिए, जो यूरोप के लोग थे, एक लोग रेडिकल थे, रेडिकली ग्रुप था, कंजर्वेटिव्स ग्रुप था, लिबरल ग्रुप था. ओके, आपके पास 3 ग्रुप आपको दिख रहा है, कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल्स. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूरोप में सब लोग नहीं चाहते थे कि चेंज हो जाए यूरोप. लिबरल लोग चाहते थे कि चेंज हो बट धीरे धीरे हो, ठीक है, ग्रेजुअली शिफ्ट. लिबरल लोग चाहते थे कि सोसाइटी चेंज हो जाए यूरोप की बट धीरे धीरे. कंजर्वेटिव बीच वाले होते थे जो कि लिबरल को भी चाहते थे और रेडिकल्स को भी चाहते थे. रेडिकल्स क्या होते थे, वो सोचते थे कि सोसाइटी चेंज हो जाए, आज ही चेंज हो, तुरंत चेंज हो, ठीक है, गुस्से वाले लोग होते थे. वॉट डिड दिस टर्म रियली मीन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द टाइम. इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है उस समय में. वॉट सेपरेटेड दिस स्ट्रैंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड वॉट लिंक देम टुगेदर. वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस टर्म do not mean the same things in all context or at all time. ये तीनों चीज़ सेम नहीं है. लिबरल, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स, ये तीनों चीज़ अलग अलग है. और ये लोग ऐसे लोग थे जो कि ऑल कंटेस्ट और एट ऑल टाइम, ये लोग किसी भी समय में बदल भी सकते थे. लिबरल चाहते थे कि सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होना ज़रूरी है. रेडिकल्स लोग चाहते थे तुरंत हो जाए चेंज. कंजर्वेटिव लोग थोड़ा शांत स्वभाव के थे. ओके, we will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century. हम 19th सेंचुरी की जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन थी, मतलब जो ट्रेडिशन मेथड था, कैसे ये एक सोसाइटी चल रही थी यूरोप की 19th सेंचुरी के दौरान, वो हम लोग अभी ब्रीफली अच्छाई से पढ़ेंगे. एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और वो कैसे इन्फ्लुएंस चेंज होने लगा, कैसे जल्दी जल्दी बदलाव आ गए, वो सब चीज़ आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन वी विल डिस्कस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट अ रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. अभी हम लोग एक और इवेंट पढ़ेंगे जो कि हिस्टोरिकल इवेंट है. उसमें रेडिकल चेंजिंग आती है, तुरंत सोसाइटी कैसे बदलती है, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे. थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया ऑफ शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रशिया कैसे सोशलिज्म बन गया, कैसे सबके बीच इक्वालिटी आ गई, कैसे रशिया सुधर गया. पहले तो ऐसा नहीं होता था, रसिया थोड़ा उतना स्मार्ट नहीं था, वहाँ की स्थिति बहुत बुरी थी, ठीक है. तो अब हम लोग पढ़ते हैं ये 3 टर्म. आपको दिख रहा होगा कि ये 3 टर्म है, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स. ये तीनों हैं क्या, ये तीनों टर्म हैं क्या, और इन लोगों के कैसे कैसे विचार थे, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स. एक ऐसा ग्रुप था सोसाइटी में जो कि चेंज करना चाहता था सोसाइटी को, वो था लिबरल. ओके, लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. लिबरल ये ग्रुप ऐसा था जो कि हर एक धर्म को मानता था, हर रिलीजन को एक्सेप्ट करता था. वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the church, England, Austria, Spain favored the Catholic Church. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो और सब लोग होते थे यूरोप में, ब्रिटेन वाले चर्च को मानते थे, सब लोग अलग अलग धर्मों को मानते थे, बट जो लिबरल ग्रुप था वो हर एक रिलीजन का
रिस्पेक्ट करता था, हर एक रिलीजन को चाहता और मानता था। लिबरल वालों के अंदर कोई भेदभाव नहीं था। लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल किसके खिलाफ था? अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर के खिलाफ था, यानी डायनेस्टिक रूलर जो वहाँ के थे उसके खिलाफ ये लिबरल रहते थे। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये चाहते थे कि सबको अपनी अपनी राइट्स मिले। अगर आपका अधिकार है वोटिंग का तो आपको वोटिंग का अधिकार मिले, मतलब सब लोग एक समान रहें। दे argued for a representative elected parliamentary government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials। ये क्या चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो जुडिशरी में बदल जाए। कहने का मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मतलब कोई भी पावर एक लोगों के हाथ में ना हो, पावर बदले। However, they were not democrats। ये नहीं चाहते थे कि हम पूरा डेमोक्रेटिक बन जाएं, पूरा डेमोक्रेट्स हो जाएं, लेकिन दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। लिबरल लोग ये भी नहीं चाहते थे कि सबको वोट का राइट मिले, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल का मतलब पूरे जगह, एडल्ट का मतलब एबव 18, फ्रेंचाइज मतलब वोट का अधिकार। तो 18 से एबव लोगों को वोट का अधिकार मिले, ये लिबरल लोग नहीं चाहते थे। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मैनली शुड हैव टू हैव द वोट। ये चाहते थे कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी हो वही वोट दे, सब लोग वोट ना दे। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू वोट फॉर वोमेन। लिबरल लोग चाहते थे कि औरतें वोट ना दें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लिबरल लोग क्या चाहते थे कि सभी धर्मों का लोग सम्मान करते थे, एक नज़र से देखते थे, चाहते थे कि औरत वोट ना दे, पर्सन ही सिर्फ वोट दे, वो भी वही मैन वोट दे जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो। ओके, आगे एक इन कंट्रास्ट रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन। मेनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेजेटेड मूवमेंट। Unlike rebels, they oppose the privilege of great land owners and wealthy factory owners। रेडिकल लोग चाहते थे कि कोई ऐसा न रहे जैसे कि मतलब पूरे कंट्री में कोई एक बहुत बड़ा न रहे, सबके पास ऐसा नहीं कि किसी एक के पास वेल्थी फैक्ट्री ऑनर्स हो, कोई किसी फैक्ट्री का कोई मालिक हो और किसी घर में खाना ही ना मिले। तो रेडिकल लोग चाहते थे कि हमारे यूरोप में ऐसी चेंजिंग आए कि हर घर में समानता का भाव हो, इक्वालिटी मिले, अमीर गरीब न कोई रहे, सब लोग एक समान रहें। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ अ फ्यू। ये भी नहीं चाहते थे कि किसी के पास प्रॉपर्टी ही ना हो, बट ये इस चीज़ को पसंद करते थे कि इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा अमीर हो, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा गरीब हो। यानी आपको पता चल रहा होगा कि रेडिकल्स लोग क्या चाहते थे कि सारे पर्सन लोग एक हिसाब से रहें, सबके पास इक्वाली राइट मिले और सब लोग कमाएं खाएं अपना आराम से रहें, किसी प्रकार का किसी में भेदभाव न हो। आगे कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव ना तो रेडिकल्स को मानते थे ना तो लिबरल, ये दोनों लोगों के खिलाफ रहे हैं। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर even conservative had opened their mind to need for change। पहले क्या होता था कि ये मतलब कंजर्वेटिव इन दोनों के बीच में रहते थे, मतलब कि हाँ ठीक है जो कुछ भी कोई कह रहा है वो हो जाए। बट उसके बाद जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव ग्रुप का दिमाग खुल गया। अर्लियर इन द 18th century conservative had been generally opposed to the idea of change। by the 19th century they accepted some change was inevitable but believed then that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? पहले तो ये लोग चाहते थे कोई चेंज ना हो, बट जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्थिति को लोग देखें तब ये लोग भी चाहने लगे कि चेंजिंग हो बट अचानक ना हो, पूरी कंट्री उथल पुथल ना हो जाए, आराम आराम से चेंजिंग हो।
अब आप समझ गए होंगे कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि लिबरल्स वो ग्रुप थे जो कि हर एक रिलीजन का सम्मान करते थे। वो ये भी नहीं, वो चाहते थे कि सारी औरतें वोट ना दें, सारे पर्सन वोट ना दें। वो चाहते थे कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो वही वोट दें। रेडिकल्स चाहते थे कि सबके पास इक्वालिटी हो, सब लोग कमाएं, अपना कमाएं, अपना खाएं, कि कोई ज़्यादा अमीर ना रहे, कोई ज़्यादा गरीब ना रहे। और कंजर्वेटिव ग्रुप चाहता था कि हमारा कंट्री चेंज हो, बट इतना अचानक ना चेंज हो कि पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, आराम आराम से चेंजिंग हो। ओके, such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limit and potential of these political tendencies. हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ें और इसको भी पढ़ें, बहुत सारी आइडियाज़ भी मिली, और हम लोग कुछ 3 ग्रुप देखे फ्रेंच के, जिसमें कि हमें पता चला कि एक राजा मतलब लिमिट और पोटेंशियल क्या होता है। किसी भी पॉलिटिकल टेंडेंसी यानी किसी भी कोई भी अगर क्षेत्र हो उसमें एक कोई ना कोई लिमिट होती है, कोई ना कोई ज़रूर लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि अगर किसी के हाथ में पावर है तो कुछ भी कर दे दुनिया को। ठीक है, आगे है कि नई टॉपिक आती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब तक तो हम लोग पढ़े कि ग्रुप कैसा था, यूरोप में ग्रुप कैसा था 19th सेंचुरी के टाइम में। अब पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री सोसाइटी कैसे चेंज होती है। द पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम। इट वॉज टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. It was a time when new cities came up and new industrialized region developed. Railway expanded and the industrial revolution occurred. ये उस टाइम की हम लोग बात करेंगे, ये उस पॉलिटिकल टाइम की बात है। एक न्यू समय आया था यूरोप में जबकि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, न्यू सिटीज़ सेटअप कराए गए थे और इंडस्ट्री बहुत सारे डेवलप हुई थी, रेलवे बने थे और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी उसी टाइम हुआ था। आगे इंडस्ट्रियल ब्रॉट मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज। पता है अब ना हमारा अब रशिया बहुत अमीर कंट्री हो गया, बहुत स्मार्ट हो गया है, बट पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ था कि गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो क्या हुआ था कि बहुत सारे इंडस्ट्री बैठाए गए हैं, रेलवे बनाए गए ताकि आदमी काम कर सके और खुद कुछ कमा सके। इंडस्ट्रियल बॉट मैन वोमेन चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज, वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। इंडस्ट्री बैठाए गए, फैक्ट्री लगाए गए जहाँ पे वोमेन मैन चिल्ड्रेन सब लोग काम कर रहे थे क्योंकि पैसे की कमी थी। वर्क आवर बहुत ज़्यादा था, काम बहुत ज़्यादा कराया जाता था। वेजेस वर पुअर, सैलरी बहुत कम थी, इसीलिए और गरीबी बढ़ती जा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। और हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोइंग रेपिडली। लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू दीज इशूज़। लिबरल और रेडिकल ग्रुप सोच रहे थे कि कैसे ये सब चेंज हो जाए, अच्छा हो जाए हमारी कंट्री, बट क्या होता था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी थी रशिया में, इससे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था लोगों को। अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, बेरोजगारी भी थी, जिससे कि यूरोप और रशिया की स्थिति बहुत ख़राब चल रही थी। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयल। लिबरल और रेडिकल ग्रुप जो था वो थोड़ा अच्छा ग्रुप था, वो बेरोजगार नहीं था, उसके पास रोजगार था, कोई ना कोई प्रॉपर्टी थी। Having made their wealth through trade and industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged. That is, benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. लिबरल और रेडिकल जो थे वो थोड़ा मतलब अमीर लोग थे, ठीक है, और ये लोग चाहते थे कि जैसे हम अमीर हैं वैसे ही पूरी दुनिया अमीर हो जाए, मतलब पूरा यूरोप अमीर हो जाए। और ये लोग सोचते थे कि अगर हमारी कंट्री के लोग अगर पढ़ लेंगे, सिटीजन वर एजुकेटेड, अगर सिटीजन हमारे पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारी कंट्री के लिए भी काम आएंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा और बेरोजगारी कम होगी। ऐसा लिबरल और रेडिकल लोग सोचते थे।
Opposed to the privilege the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. लिबरल और रेडिकल्स लोग क्या सोचते थे, क्योंकि ये लोग उस देश के अमीर लोग थे, तो ये लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। जैसे कि लिबरल हुए और रेडिकल्स हुए, ये लोग अमीर थे यूरोप में, ठीक है। अगर ये लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। जो गरीब लोग हैं वो लोग एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम के दूसरे टाइम के खाना के लिए बस सोचेंगे, क्योंकि उन्हें भूख लगी और वो सिर्फ खाने के बारे में सोचेंगे। इसलिए लिबरल और रेडिकल्स अपने देश को ग्रो कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, किसी का जन्म के आधार पे किसी को मेरिट ना मिले देश में, कोई अमीर गरीब जन्म के आधार पे ना बने, सब लोग अपना अपना कमाएं, अपनी अपनी मेहनत से कमाएं, अपने अपने बुद्धि से, बल बुद्धि से लोग कमाएं और तब उन्हें सोसाइटी में अच्छी नज़र से देखा जाए। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वर इंश्योर्ड, इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। ये सोचते थे कि अगर गरीब आदमी भी अगर कमाने लगे तो वो भी एक दिन अमीर बनेगा और वो भी हम लोगों की तरह सोचेगा कि हमारी कंट्री आगे बढ़े, तब इस कंट्री का डेवलप हो पाएगा। Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberal and radical group and parties in the early 19th century. बहुत सारे आदमी औरत भी थे जो कि चाहते थे कि कंट्री थोड़ा अच्छी हो जाए, तो वो लोग लिबरल और रेडिकल्स का साथ देने लगे और रैली ग्रुप सब कुछ बनाने लगे 19th सेंचुरी में। Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end the kind of government established in Europe in 1815. In France, Italy, Germany, Russia, they become revolutionaries and worked to overthrow existing monarch. लिबरल और रेडिकल लोग क्या चाहते थे कि मोनार्की ख़त्म हो जाए, राजा का राज किसी भी देश पे ना रहे। आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े होंगे कि 1850 में नेपोलियन बोनापार्टी राज आया था, इसके बाद कैसा कैसा राज आया, दुनिया कैसे चलने लगी, उथल पुथल हो गई। ये लोग सोचते थे कि मोनार्की ख़त्म हो जाए, राजा कोई राज ना करे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वुड वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव। ये लोग चाहते थे कि जो सारी दुनिया हो, हर सिटीजन के पास इक्वल राइट्स हो। यहाँ पे देखिए बात आ गई ना, लिखा गया कि ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट्स, सबके पास समान अधिकार हो। 1815 के बाद क्या होता है कि आफ्टर 1815 जियूसेप मजीनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विथ अदर टू अचीव दिस इन इटली। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग। ये एक राइटर हैं सूफी मजीनी। 1815 के बाद ये क्या करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बुक लिखते थे नेशनलिस्ट के ऊपर, नेशन के बारे में, जिसे इंडिया में भी पढ़ा जाता था और ये इटली में भी मतलब प्रिंट होती थी और इंडिया में भी पढ़ा जाता था। ये बहुत अच्छे राइटर थे। 1815 के बाद इन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की थी। अगले टॉपिक है कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन टू यूरोप। अब सोशलिज्म यूरोप में कैसे आने लगा, अब हमें ये पढ़ना है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि सोसाइटी कैसे चेंज हो रही थी, वहाँ की सोसाइटी के पर्सन कैसे थे। अभी तक तो सिर्फ हमने इतना ना पढ़ा कि सोसाइटी के पर्सन लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव ऐसे लोग थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि सोशलिज्म हमारे यूरोप में कैसे आया, ये हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इस आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।